हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। और एप्लीकेशन के अंदर हमने 5 एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था, जिसमें पहली एप्लीकेशन थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायन, जो कि किस पे डिपेंड करती थी? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन करने के बाद हमने देखा था, ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। उसके बाद हमने सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन देखी हाइपर कंजुगेशन की, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और एल्कीन के अंदर भी हमने बताया था कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे उतना हाइपर कंजुगेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा और उतनी स्टेबल एल्कीन हो जाएगी, उतनी स्टेबल एल्कीन हो जाएगी। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बाद हमने इसका एग्जाम्पल किया था स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल। थर्ड इंपॉर्टेंस या थर्ड एप्लीकेशन थी इसकी। एल्काइल फ्री रेडिकल में भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही थी कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। ये अल्फा कार्बन है और उससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, तो हमने स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि ये कौन सा रेडिकल कितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर था। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर था। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास था बॉन्ड लेंथ इन एल्काइंस एल्कीन्स। बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन्स ये डिस्कस किया था हमने। बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन्स, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स द मोर विल बी सिंगल बॉन्ड करेक्टर इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी होगी। उतना ज्यादा इस बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर्स आएंगे और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग पावर ऑफ एल्काइल इन एल्काइल बेंजीन। इसकी कितनी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होगी? ये भी अल्फा हाइड्रोजन्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बताई थी अल्फा हाइड्रोजन्स पे। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है, सिक्स्थ एप्लीकेशन जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, सबसे पहले आप हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में समझिए कि कोई भी एल्कीन जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी एल्कीन जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये एल्कीन है हमारे पास जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, उसका हाइड्रोजिनेशन अगर हम कर देंगे, क्या कर देंगे? हाइड्रोजिनेशन। कोई भी एल्कीन है अगर उसका हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्कीन सैचुरेटेड एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में कुछ हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट इवॉल्व होती है या कह सकते हैं हीट रिलीज्ड। जैसे ही हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड को तोड़ के दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ हीट रिलीज होगी, कुछ हीट रिलीज होगी, कुछ हीट रिलीज होगी प्लस हीट। ठीक है, यहां पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हीट रिलीज होगी यहां से, तो यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगी ये।
तो ये जो हीट है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है कि मान लो कोई एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल है उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, यानी उसका डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेट करने पे, उस डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे उतनी कम एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उतनी कम एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यानी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि डेल्टा एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप सभी जानते ही हैं कि कौन सी एल्कीन कितनी ज्यादा स्टेबल होगी, ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। तो ये एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रोजनेट किया है यहां पर, तो कुछ हीट रिलीज हुई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका 1 मोल है, आर हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर 1 मोल अनसैचुरेटेड एल्कीन को या सब्सटेंस को हाइड्रोजनेट किया जाए तो जितनी हीट रिलीज होगी, जितनी हीट इवॉल्व होगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। If alkene is more reactive towards hydrogen, then it will evolve more delta H. अगर एल्कीन हाइड्रोजन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगी, यानी हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, तो मोर हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो अगर हम कहें कि जितनी स्टेबल एल्कीन होगी, जितनी स्टेबल एल्कीन होगी, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो एल्कीन उतनी स्टेबल होगी। और जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी उससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी हीट उतनी कम इवॉल्व होगी, उतनी ही हीट कम इवॉल्व मींस निकलेगी उससे। ठीक है, हीट उतनी ही कम एमिट होगी या इवॉल्व होगी। डेल्टा एच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इस पे भी डिपेंड करती है कि 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। मान लो किसी 1 मोल सब्सटेंस में एक ही पाई बॉन्ड है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। अगर 1 मोल उसी के जैसे सब्सटेंस में 2 पाई बॉन्ड है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगेंगे, उसमें 2 डबल बॉन्ड को सैचुरेट करना पड़ेगा। जितने मल्टीपल बॉन्ड होंगे उसको सैचुरेट करने के लिए उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अगर इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो स्टेबिलिटी देखी जाएगी कि कौन सी एल्कीन कितनी ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल है तो HOH उतना ही, HOH मींस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उतना ही कम होगा। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहां से क्या होती है, एनर्जी इस सिस्टम में, इस ड्यूरेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है इस सिस्टम में। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, ये बॉक्स को अच्छे से लर्न करना है। इफ व्हेन 1 मोल ऑफ एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन are hydrogenated is called heat of hydrogenation. ठीक है, तो डेल्टा H is inversely proportional to the stability of alkene and inversely proportional to the number of alpha hydrogen, because if number of alpha hydrogens are more than stability of alkene, more is also more, then delta H यानी heat of hydrogenation should be less. क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड है। आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि हमारे पास एक 1 ब्यूटीन है और एक 2 ब्यूटीन है। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी पहले। एक दे रखा आपको 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन,
और सेकंड वन दे रखा है आपको 2 ब्यूटीन। क्या दे रखा है? 2 ब्यूटीन। वन इज 1 ब्यूटीन, सेकंड वन इज 2 ब्यूटीन। यहां पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स 3 एंड 3 6। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 6 है। और यहां पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर 2। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 2 है। तो ऑब्वियसली 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो रिवर्स अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो जो लेस स्टेबल एल्कीन होगी उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जो लेस स्टेबल एल्कीन है उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस स्टेबल एल्कीन के लिए ज्यादा होगा, मोर स्टेबल एल्कीन के लिए कम होगा। क्योंकि दोनों के अंदर एक ही पाई बॉन्ड है तो दोनों इजीली कंपेरेबल हैं। एक पाई बॉन्ड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी बच्चे देखो, इसमें एक एक पाई बॉन्ड दे रखा है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग दिस वन इज मोर स्टेबल एल्कीन, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, सेकंड वन इज लेस स्टेबल। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेकंड वन के लिए ज्यादा होगा क्योंकि सेकंड वन क्या है? लेस स्टेबल एल्कीन है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस केस में ज्यादा होगा। तो सेकंड केस के अंदर जो हमें एग्जांपल दे रखा है 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन और 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इसमें कंपैरिजन किया गया है। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन और यहां पर है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस वन इज मोर स्टेबल। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन का ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट केस है हमारे पास, ये वाली साइक्लोहेक्सीन है 1 2 3 4 5 6, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और यहां पर होगा 1 2 3 4 5 6, 4,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? इस केस के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये एल्कीन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 2 2 4 और 3 यहाँ है, 7 और 3 यहाँ है, 10। तो टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड कंपाउंड। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? सेकंड वाले का ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से कंपैरेटिवली। फर्स्ट वाले के कंपैरेटिवली सेकंड वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। तो ये हमारी 6th एप्लीकेशन हुई हाइपर कंजुगेशन की, जिसके अंदर हम हाइपर कंजुगेशन से क्या बता सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका कम होगा, वो हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने छठी एप्लीकेशन भी कंप्लीट की है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस देखते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी,
फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी, अपने सिंगल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर यानी बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे पहुंचे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो आपने पढ़ा है कि आपने क्या किया है कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हाइड्रोजनेट किया है और किस में कन्वर्ट किया है, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्जन किया है। इसका अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आपने सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया है। तो इसके लिए जितनी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब एक हीट और होती है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, तो हीट ऑफ कंबशन को हम लिखते हैं HOC। क्या लिखते हैं? HOC, हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन किस चीज पे डिपेंड करती है? हीट ऑफ कंबशन एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करती है और एक स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड करती है कि जितनी स्टेबल हाइड्रोकार्बन होगा, हीट ऑफ कंबशन उसका उतना ही लेस होगा। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है, ऐसे हीट ऑफ कंबशन भी क्या होता है, लेस होता है। तो एक तो नंबर ऑफ कार्बन पे देखिए, इस एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है कि जब आप किसी 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप कंबशन करते हो, उसका कंबशन मीन्स उसका ऑक्सीडेशन करते हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो। एक तरीके से हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कंबशन होता है, किसी भी चीज का अगर हम कंबशन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उससे क्या निकलती है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है और उस हीट के बेस पे हम उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका है, 6 मेंबर का। सबसे ज्यादा किसका है, 6 मेंबर का। लेकिन यहाँ पर हम स्टेबिलिटी से इसको कोरिलेट नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी को हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन 6 कार्बन वाली रिंग है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 6 कार्बन वाली जो रिंग है दैट इज लेस स्टेबल, क्योंकि अगला पॉइंट क्या कहता है, हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें इस केस के अंदर हीट ऑफ कंबशन लिया गया है जिसके अंदर केवल एक ही नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन्स बनी हुई है, यानी ये सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, आइसोमर्स। क्या है, आइसोमर्स। तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो इन आइसोमर्स के केस के अंदर आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये अल्फा कार्बन है, 2 है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 5। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है 3, ये अल्फा कार्बन है 3 6, और यहाँ ये भी अल्फा कार्बन है 9। 9 अल्फा कार्बन एटम है, यहाँ पर 5 अल्फा कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन एटम है, और यहाँ पे 1 अल्फा कार्बन एटम अब हाइड्रोजन एटम है, 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो जितनी ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन HOC उतना ही कम होगा। यानी ए के लिए सबसे कम हीट ऑफ कंबशन होगा और डी के लिए सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा। यानी जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे या कंबशन करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, तो सबसे ज्यादा हीट रिलीज इस केस में होगी जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक अल्फा हाइड्रोजन मीन सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल है, इन चारों में से सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल है एल्कीन। तो जितनी कम स्टेबल होगी उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन भी HOH की तरह
स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दोनों स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चाहे हीट ऑफ कंबशन है, चाहे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, दोनों केसेस के अंदर ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से ही रिलेटेड है टॉपिक, तो इसलिए इसको भी डिस्कस किया गया। नेक्स्ट इससे रिलेटेड, ये तो हमारी एप्लीकेशंस थी, खत्म हो चुकी हैं, हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस खत्म हो चुकी हैं। लेकिन एक हमारे पास एक टॉपिक और आता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। जैसे हमने माइनस आई पढ़ा, प्लस आई पढ़ा, माइनस एम पढ़ा, प्लस एम पढ़ा, अभी हमने प्लस एच पढ़ा है। पहले कौन सा इफेक्ट पढ़ा, प्लस एच। देखो प्लस एच क्या था कि हाइड्रोजन के ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे अल्फा कार्बन से अटैच्ड, यहां पर क्या है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ठीक है। तो यहां पर देखो, इस कॉन्जुगेट सिस्टम को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहा है। अल्फा हाइड्रोजन क्या करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया हाइपर कंजुगेशन। कैसा हो गया, हाइपर कंजुगेशन। तो इसका उल्टा भी होता है, एक रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। लेकिन प्लस एच का हम माइनस एच नहीं बोलते, उसको क्या नहीं बोलते, माइनस एच नहीं बोलते, उसको क्या बोला जाता है जनरली, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। यानी हाइपर कंजुगेशन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है कॉन्जुगेट सिस्टम को, यानी एक तरीके का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक ही एग्जांपल है, हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन या माइनस एच इफेक्ट बोला गया है इसको, ठीक है। बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द सिस्टम गिवन बिलो। कि इस टाइप के सिस्टम में आएगा जहां पर हेलोजन है, डबल बॉन्ड है और हेलोजन है, वेयर एक्स इज हेलोजन। इन सच सिस्टम द इफेक्ट ऑपरेट्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, hence the hyperconjugation in such system is known as reverse hyperconjugation। तो माइनस एच सिस्टम इसको बोला गया, लेकिन जनरली इसको माइनस एच को क्या बोला जाता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ही बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलेगा, बहुत कम एग्जांपल देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन रिवर्स हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है ऐसे केसेस के अंदर, जैसे यहाँ पर Cl है। Cl में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ले सकते हैं, अपने ऊपर अकोमोडेट कर सकता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसके अंदर चले जाएंगे, Cl के अंदर चले जाएंगे, ऑर्बिटल के अंदर Cl माइनस बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था पहले, अब यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, CCl3 CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इधर हुआ, इन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ। जनरली हुआ क्या इसके अंदर, हुआ क्या, बेसिकली इसके अंदर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट है, कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस, Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो ये कहानी हो गई इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए गए एक इस ग्रुप के द्वारा, CCl3 ग्रुप के द्वारा। तो ये इफेक्ट को हम माइनस एच की सीरीज में रख सकते हैं, यानी रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की सीरीज में रख सकते हैं। ये माइनस एच इफेक्ट शो करेगा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अलग अलग Cl, जैसे हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे थे, वैसे यहाँ पर अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट Cl पार्टिसिपेट करेंगे वन बाय वन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी होंगी, कि नंबर ऑफ अल्फा हेलोजन्स प्लस वन, नंबर ऑफ अल्फा हेलोजन प्लस वन इन एलिफेटिक सिस्टम। और अगर नो बॉन्ड रेजोनेंस की बात की जाए तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी होंगी, नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली 3, नंबर ऑफ अल्फा
हेलोजेंस के इक्वल होंगी, नंबर ऑफ अल्फा हेलोजेंस के इक्वल होंगी। तो ये है एक छोटा सा टॉपिक, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, तो इसके अंदर जैसे कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का, जैसे हमने प्लस एच पढ़ा था, उसका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट था। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट था। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्लो स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल will attack on the benzene or another aromatic system, and in case of CH3 it will provide electron density to the benzene ring, so it is known as activating group, and directs the electrophile to attack on ortho and para position, so it is also known as ortho para directing effect. But in case of CH3 it will CH3 it withdraws electron density from the benzene ring, so electron density decreases at ortho and para position. Electron density decreases at ortho and para position. Electron density decreases at ortho and para position. So electrophile will attack on meta position. ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे आएगा? अगर ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी क्या होगी कि कौन सी पोजीशन पर अटैक करे? तो इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी जो होगी उसकी मेटा पोजीशन पे अटैक करने की होगी। तो दिस ग्रुप इज नोन एज मेटा डायरेक्टिंग। The meta directing influence and deactivating effect of CH3 group 4 electrophilic aromatic substitution reaction can be explained by this effect. Can be explained by this effect कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ हो और स्पेसिफिकली CCl3 लगा हो तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आएगा? मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं कि देखिए आप ध्यान से कि ये है, वापिस से जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापिस से इसको मिल जाएंगे और क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड वापिस से रीजनरेट हो जाएगा। CH3 बॉन्ड वापिस से रीजनरेट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। सो CH3 group is known as meta directing group. Meta directing group. Meta directing group. So CH3 is known as meta directing group. ठीक है, ये हमारा हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट हो गया। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि पहला एग्जांपल दे रखा है आपको, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड, हाइपर कंजुगेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइपर कंजुगेशन देयर इज ओवरलैप बिटवीन। हाइपर कंजुगेशन में किसके बीच में ओवरलैप होगा? पहला है p एंड पाई ऑर्बिटल्स, p एंड पाई ऑर्बिटल्स। ये पाई ऑर्बिटल है। अब p एंड पाई ऑर्बिटल, क्या p और पाई ऑर्बिटल में कुछ ओवरलैप होगा? p ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होगा?
नहीं, क्योंकि यहां पर ये क्या है, p नहीं है, ये कैसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में हम ओवरलैप कह सकते हैं, या sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है जो कि p ऑर्बिटल के बीच में ही बनता है, उसके बीच में ओवरलैप कह सकते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। बी ऑप्शन 2 पाई ऑर्बिटल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 2 पाई ऑर्बिटल में बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं है। पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, लेकिन पाई ऑर्बिटल कोई नहीं है। पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल से, तो ये पी ऑर्बिटल है हमारे पास, इनके बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन के अंदर यहां कोई पी ऑर्बिटल नहीं है या पाई ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां पाई ऑर्बिटल के बीच में भी ओवरलैपिंग नहीं है। नेक्स्ट है डी एंड पाई ऑर्बिटल। कार्बन जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ही होता है, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया, डी एंड पाई ऑर्बिटल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहां पर जो जुड़ा हुआ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, इस सिग्मा बॉन्ड का इस पी ऑर्बिटल के साथ या पाई ऑर्बिटल के साथ, पी ऑर्बिटल को पाई ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, जो कि पीपी को एक्सियल पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम सिग्मा पाई ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, या सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन के अंदर किसकी ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन। इनमें से किस स्पीशीज के पास हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। देखिए हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, हमारे पास ए ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, इथाइल फ्री रेडिकल। तो इथाइल फ्री रेडिकल, यहां पर ये फ्री रेडिकल है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो किसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो यहां तो एग्जिबिट होगा, हाइपर कंजुगेशन एग्जिबिट होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बी के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां भी हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना लगेगा, यानी हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट होगा। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास। नेक्स्ट हमारे पास है सी, सी के पास, सी के पास यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं इसके पास, तो यहां भी हाइपर कंजुगेशन लगेगा। और डी है, डी है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेट। देखिए ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो यहां पर कार्बोकेटाइन है, यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना नहीं लगेगा, हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा यहां पर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। 3 में तो हाइपर कंजुगेशन होगा, चौथे में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, और उन्होंने यही पूछा कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन, सो आंसर विल बी डी। इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि किसके अंदर हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, किसके अंदर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following alkene will show maximum number of hyperconjugation forms। जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन फॉर्म्स, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन फॉर्म्स
number of hyperconjugation forms. The number of hyperconjugation forms कितनी होंगी? It depends upon the number of alpha hydrogens. It depends upon the number of alpha hydrogens. Depends upon the number of alpha hydrogens. Number of alpha hydrogens. तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें? 3। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स बनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडक्टिव, मीजोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। देखिए बच्चे, किस किस में हाइपर कंजुगेशन भी होगा, मीजोमेरिक भी होगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। देखिए CH3Cl, तो यहां पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट कह सकते हैं, Cl का माइनस आई इफेक्ट कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन तो 3 ही सिस्टम में लगता है, एक कैटायन के केस में, एक एनायन के केस में, सॉरी एक कैटायन के केस में, एक फ्री रेडिकल के केस में और एक एल्कीन के केस में। यहां कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है और रेजोनेंस तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है। लोन पेयर तो है लेकिन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर तीनों इफेक्ट नहीं लग रहे, सिर्फ ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है CH3। CH3 को मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि समझ में आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर सिंगल डबल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइपर कंजुगेशन है, और CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी लगता है। तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी है, प्लस H इफेक्ट भी है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, डबल सिंगल सिंगल, ठीक है। तो दो इफेक्ट वर्क करेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट डजंट वर्क हियर। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया, तीनों इफेक्ट किसी में भी नहीं लग रहे हैं, ना ए में ना बी में। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के अंदर देखिए CH3 है, उसके बाद CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है। तो देखो ये C डबल बॉन्ड O यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पर कॉन्जुगेशन है, देखिए डबल सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकते हैं, इसके साथ कॉन्जुगेशन ये शो करता है। और ये एल्कीन है, एल्कीन सिस्टम के साथ अल्फा हाइड्रोजन sp3 कार्बन वाले अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी सैचुरेटेड कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या शो करेगा? हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा। और इस सिस्टम में CH3 का प्लस आई भी लग रहा है, इस CH3 का प्लस आई भी लग रहा है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है कार्बन एटम और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 से sp2 की तरफ क्या होता है? पार्शियल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। एज यू नो sp2 कार्बन वाले कार्बन की, sp2 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले कार्बन से ज्यादा होती है। जितना ज्यादा s करैक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पर s करैक्टर यहाँ कितना 33 पॉइंट, s करैक्टर कितना 33.3% है, और यहां पर s करैक्टर कितना है? यहां पर s करैक्टर कितना है? sp3 में 25% है,
तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी, तो पार्शियल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। और यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, तो इंडक्टिव भी लगेगा इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। रेजोनेंस सही है, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है इसके अंदर। मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है हाइपर कंजुगेशन। तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है एल्कीन सिस्टम के साथ, तो हाइपर कंजुगेशन भी वर्क कर रहा है। तो तीनों इफेक्ट किस में लग रहे हैं? इसमें लग रहे हैं, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो सी आंसर दे रखा है आपको। डी को भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन के अंदर देखिए रेजोनेंस तो साफ ही दिखाई दे रहा है, डबल सिंगल डबल, तो यहां पर लेकिन सबका कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। सो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा इसमें, डजंट वर्क। मीजोमेरिक इफेक्ट है इसमें, रेजोनेंस है इसके अंदर, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है इसके अंदर हम कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन है इसके अंदर। लेकिन हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ना इस एल्कीन के रिगार्डिंग, ना इस एल्कीन के रिगार्डिंग कोई भी सैचुरेटेड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। सो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर क्या होगा? नहीं लगेगा, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं बनता। तो तीनों ऑप्शन ये नहीं बनेंगे, लेकिन सी ऑप्शन में तीनों इफेक्ट वर्क करेंगे, इंडक्टिव भी करेगा, रेजोनेंस यानी मीजोमेरिक इफेक्ट भी करेगा, और हाइपर कंजुगेशन भी इफेक्ट करेगा। और आप सब इस क्वेश्चन में जानते हो, इस क्वेश्चन क्या वैसे भी आप जानते हो कि जो डोमिनेंसी होती है वो मैंने आपको बताया है कि मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव होता है। ये इसका डोमिनेंसी होती है कि मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following group has the maximum hyperconjugation effect when attached to benzene ring? इनमें से ये ग्रुप्स दे रखे हैं आपको, जब ये ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे तो किसमें मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन होगा, किसमें मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन होगा? तो पहला देखिए, पहला आपको ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन में CH3 ग्रुप को अटैच किया है, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में इथाइल ग्रुप को अटैच किया हुआ है, इथाइल ग्रुप अटैच है डी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है। तो प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर सी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन के अंदर आपको टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स यहां पर कितने? 3। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 2। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 1। और यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 0। चारों के अंदर फर्स्ट के अंदर अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स 3। सेकंड में कितने हैं? 2 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। थर्ड केस के अंदर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। फोर्थ के अंदर 0 है। सो मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन कौन शो करेगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
तो आपको पता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। तो पहला देखिए यहां पर ये एल्कीन सिस्टम है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बेंजीन सिस्टम के साथ भी रेजोनेंस में। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन है। एक बात और ध्यान देना बच्चे कि हमें एक्चुअल में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को रिलेट करना है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ को रिलेट करना है हमें। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उतना ज्यादा क्या होगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहां पर रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड केस के अंदर देखिए यहां पर ये अल्फा कार्बन है 1 और ये अल्फा कार्बन है और रेजोनेंस भी नहीं है। देयर आर 3 and 1 4, ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस भी नहीं है इसके अंदर। और यहां पर अगर एल्कीन की बात करें तो यहां पर रेजोनेंस नहीं है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 3 6 7 and 2 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है जी, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इसके पास एल्कीन। रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, देखिए ये 1 2 3 4 है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है। देन 9 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड उससे कम स्टेबल है, फिर थर्ड उससे कम स्टेबल है, फोर्थ सबसे कम स्टेबल है। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। लेकिन इसका उल्टा ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी एल्कीन की जितनी ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ये ऑर्डर है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ये ऑर्डर रहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस भी है और 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो ध्यान देना फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन कर दो और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन कर दो। तो यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने बताई है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। और आपको पता है कि रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है दैट इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि रेजोनेंस को सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा हाइपर कंजुगेशन के ऊपर भी और इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर भी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है कोई स्पीशीज दे रखी है कि डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें कार्बोकेटाइन दे रखा है एक, सिग्मा पी ओवरलैप,
देखिए इसका सिग्मा और इसका पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी बच्चे, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। इसका सिग्मा बॉन्ड और इसका पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कंजुगेशन के अंदर, ओवरलैप होगा। ये ओवरलैप हो रहा है सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप। और मैंने आपको एक बात और बताई कि कभी भी जो ओवरलैपिंग होती है वो पाई स्टार के साथ ओवरलैपिंग होती है हाइपर कंजुगेशन के अंदर। हाइपर कंजुगेशन के अंदर पाई स्टार के साथ क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड आगे भी इनडायरेक्टली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर पाई स्टार, इसका जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेंगे। पाई स्टार क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल सकते हैं, और एक होता है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो हायर एनर्जी के होते हैं, जो लेस स्टेबल होते हैं, वो पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है। जब ऑर्बिटल डिफरेंट फेज के अंदर ओवरलैप करते हैं डिफरेंट फेज में ओवरलैप करते हैं, तो हमें इसका फॉर्मेशन होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। या आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ के आए होंगे कि जब सेम फेज के अंदर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और अगर अपोजिट फेज में अगर ओवरलैपिंग होती है किन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में, तो उससे क्या फॉर्मेशन होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो दो टाइप के ऑर्बिटल बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऐसे ही अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई एंड पाई स्टार बनेगा। पाई का मीन्स पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई स्टार का मीन्स पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो इसमें पाई स्टार ओवरलैप होगा। नेक्स्ट है पी पाई ओवरलैप बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर जो पाई बॉन्ड है इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे पी पाई ओवरलैप करेंगे, पाई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो पी पाई ओवरलैप भी है इसके अंदर। ठीक है, पी पाई ओवरलैप है। वैसे भी इसके अंदर जो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और कौन से पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल बाय साइडवेज ओवरलैपिंग फॉर्म पाई बॉन्ड। तो पी पाई इसके अंदर ओवरलैपिंग भी है। तो बची बात पी पाई डी पाई ओवरलैप। तो यहाँ पर सारे कार्बन हैं, कोई भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। कार्बन कौन से ग्रुप का, कौन से पीरियड का मेंबर है, सेकंड पीरियड का मेंबर है। सेकंड पीरियड के पास 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 2p हो सकता है, डी ऑर्बिटल नहीं होते। इसलिए कोई भी पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग का इसमें कोई भी चांस नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर जाएगा, इसके डी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग एल्कीन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3 एंड 3 6। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। तो यहाँ पर दो सिस्टम के बीच में क्लैश कर रहा है सिस्टम। देखो, दो सिस्टम के बीच में क्लैश कर रहा है इसमें, कि एक तो फर्स्ट और एक थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये ध्यान रखना है। थर्ड वन इज मोर स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल तो सेकंड ही है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। उससे कम स्टेबल फोर्थ है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है। अब दो चीजों में क्लैश हो रहा है, एक फर्स्ट और एक थर्ड, दोनों में स्टेबिलिटी किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन सेम है, बट ये 2 ब्यूटीन है, ये 2 मिथाइल प्रोपनीन है। तो अब ध्यान रखना, फर्स्ट और थर्ड के अंदर विच वन इज मोर स्टेबल, थर्ड। क्योंकि थर्ड के अंदर जब हाइपर कंजुगेशन होगा, थर्ड के अंदर जब हाइपर कंजुगेशन होगा बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन है,
ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर सेकंड के अंदर फर्स्ट के अंदर जब हाइपर कंजुगेशन होगा, जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा ये वाला कार्बन, जिसका प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से जब चार्ज इंक्रीज होगा कार्बन पर चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन होती है। जब भी किसी एटम पर चार्ज बढ़ता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज, अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी हमेशा क्या जाएगी, डाउन जाएगी। तो ध्यान रखना है इस केस के अंदर मोर स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन, सो आंसर विल बी ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास और क्वेश्चन नहीं है, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। ये हमने जितने भी पॉसिबिलिटीज थी क्वेश्चंस की जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हमने इकट्ठा करके आपको यहाँ पे टॉपिक के साथ ही डिस्कस करवाया है। हाइपर कंजुगेशन के क्वेश्चन थे सारे, हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे सारे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।